नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के सुर बदल गए हैं। उन्होंने अपने पिता के परंपरागत सीट कहे जाने वाले हाजीपुर पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। यही नहीं, इसके साथ ही चिराग पासवान के सुर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बदल गए हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकार ऐसे कैसे बिल ले आएगी। इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसी मसले पर बात करते हैं आरएडी न्यूज के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, अभी तक पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले, खुद को कहने वाले चिराग पासवान के सुर अचानक से बदल गए हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब मुझे लग रहा है कि जो सामने लोकसभा का चुनाव है और उसकी तैयारी लगभग शुरू हो गई है। सभी विपक्ष की बैठक हुई, अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी विपक्ष पर हमलावर हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि सामने चुनाव है, तो चिराग पासवान जो कि एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके सामने अब ये थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स करने का भी ये है कि दबाव बनाया जाए और सीटें ली जाए, क्योंकि इस बार बीजेपी इस मूड में है कि इस तरह के लोगों को, जो चिराग पासवान और ये पशुपति कुमार पारस जो उनके चाचा हैं, उनकी जो पार्टी है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, मुकेश सहनी की जो पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इस तरह के लोग जो हैं, इन लोगों को कट टू साइज किया जाए, इन लोगों की हैसियत कम की जाए। तो और अगर ये जो कुछ करे तो इन पर इतना नियंत्रण रखा जाए कि ये हमारे पकड़ से बाहर नहीं जाए। तो कुल मिलाकर के ये जो बीजेपी की रणनीति है, ये थोड़ा उसके सहयोगियों को असहज करने वाली भी है। तो इसलिए ये लोग थोड़ा अभी मुझे जो कहते हैं ना कि फरफराना, तो वही मुझे लग रहा है कि हम हाजीपुर से ही लड़ेंगे, हमारे पिता की विरासत है। और तो ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जमुई से वो दूसरी बार सांसद चुने गए हैं, तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो बदलने का थोड़ा फ़ायदा भी इनको होगा। दूसरी बात ये है कि वहाँ जो ये हाजीपुर का मतलब एक समय रामविलास पासवान होता था। जी। तो ये निश्चित रूप से उनको एक फ़ायदा इसका मिल सकता है। दूसरी बात जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपने कही कि उसको लेकर के भी इनके सुर बदले हुए हैं, तो ये जो इन्होंने जो इनका जो बाइट मैंने सुना है, उसमें ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि भारत विभिन्नताओं का देश है, इसमें अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग सोच समझ के लोग रहने वाले हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं। सब एक ही जाति के लोगों की परंपरा अलग अलग इलाकों में बदल जाती है। तो इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी विविधताएं हैं, तो आप कैसे लागू कर देंगे? जब तक ड्राफ्ट ये इसका नहीं सामने में आता है, तब तक इसको लेकर के कुछ खास कहा नहीं जा सकता है। एक बात और कि जो ये हाजीपुर को लेकर के जो आज अचानक ये मुखर हो गए, तो ये आप सबको पता है कि हाजीपुर से अभी जो सांसद हैं, इनके चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, जो कि रामविलास पासवान के रहते हुए वो वहाँ से सांसद बने थे। तो उनसे तो खटपट इनका हो चुका है, पार्टी दो भागों में बढ़ चुकी है, इनके सारे सांसद उधर चले गए, अकेले बचे हुए हैं चिराग पासवान इधर। तो ये पशुपति कुमार पारस बहुत वोकल लीडर नहीं है, बहुत अग्रेसिव और बहुत बोलने वाले नहीं हैं। वो बहुत मंथर गति से चलने वाले व्यक्ति हैं, और वो बोलते भी हैं तो लगता है कि धीमी गति का समाचार पढ़ रहे हैं। तो उनकी छवि इसी तरह की है, तो वो बहुत उपयोगी बहुत नहीं लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पशुपति कुमार पारस भी हो सकता है कि साइडलाइन किए जाएं, और मेन इसमें जो मुखरा होगा, जो चेहरा होगा, वो चिराग पासवान का होगा, क्योंकि एक दलित आइकॉन इनको चाहिए, बीजेपी को एक दलित चेहरा चाहिए, जो कि ये चिराग पासवान उसमें फिट बैठते हैं और बीजेपी की जो रणनीति है उसको आगे भी बढ़ाते हैं। अभी आप इनका जो सोशल अकाउंट है फेसबुक इनका देखेंगे, तो उसमें लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कि शिक्षा कैसे यहाँ ख़राब हो गई, हेल्थ कैसे यहाँ ख़राब हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है यहाँ पर, ये तमाम तरह के सवाल कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल बीजेपी से नहीं करते हैं, क्योंकि बीजेपी भी तो सरकार में रही है 17 सालों तक नीतीश कुमार के साथ।
तो कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि ये अभी दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये कहीं जाएंगे मुझे नहीं ऐसी उम्मीद लग रही है कि कहीं जाएंगे। रही बात कि इनके मंत्री बनाने की भी चर्चा चल रही है इधर उधर, तो अब कितना समय बचा हुआ है, अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया हुआ है। समझिए कि आगे जब मार्च आएगा तो चुनाव का बिगुल फूका हो चुका होगा उस समय, और सब तो ये बहुत अल्प अवधि के लिए, अब हो सकता है ये सरकार कुछ ऐसा सोचे कि कुछ उसको लेकर के दलितों में एक नए तरह का ये हाँ सेंसेशन हो, स्पंदन हो, उसको लेकर वाइब्रेशन हो, उसको लेकर के इस तरह कुछ निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन उससे बहुत अधिक मुझे फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर के अब तक सवालों से बचते रहे थे, कुछ सीधा जवाब नहीं देते थे, लेकिन आज मुखर होकर उन्होंने कहा कि वो मेरी पिता की विरासत है और उस पर बात कैसे की जा सकती है। मुझे लग रहा है कि इनका किसी ये बैकडोर, ये जो कहते हैं टॉक, तो बैकडोर टॉक में ये सब बातें हुई होंगी, तब इन्होंने आज इस बात को सामने रखा है, क्योंकि अचानक से ये बात सामने आई है, इसके पहले कहीं चर्चा नहीं हो रही थी। तो मैं कह रहा हूँ ना कि पशुपति कुमार पारस जो इनके चाचा हैं, जो प्रिंस राज जो इनके भाई हैं, जो समस्तीपुर से हैं, जो स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के पुत्र हैं, तो वहाँ से सांसद है, सब तो अलग ही हैं इनसे, ये तो अकेले बचे हुए हैं। तो ऐसे मौक़ों पर मुझे लग रहा है कि जो कुछ ये कह रहे हैं, तो ये बैकडोर टॉक का ही एक नतीजा है कि पर्दे के पीछे कुछ बात हुई होगी कि आप अपनी दावेदारी पहले सामने लेकर के आएँ, यानी कि ठहरे हुए तालाब में एक पत्थर तो फेंकें और क्या हलचल होती है, तरंगे कितनी उठती हैं, ये इसको टेस्ट करना है। तो मुझे लग रहा है कि इसको टेस्ट करने के लिए ही ये सब बात कर रहे हैं, ताकि इसका रिएक्शन क्या होता है। अब देखना होगा कि ये पशुपति कुमार पारस का रिएक्शन क्या आता है, हम लोग को चाहिए कि उनका रिएक्शन देखा जाए। जी जी, आपने अपनी बात, हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें कहा आपने हेमंत जी की चिराग पासवान सीएम नीतीश पर तो हमलावर हैं 17 साल की सरकार को लेकर के, लेकिन बीजेपी पर सवाल नहीं उठाते हैं, खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान कहते हैं, और पहली बार जो है जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जो बीजेपी मुखर है लागू करना चाहती है, खुद गृह मंत्री ने स्टेटमेंट तक दिया है। तो अब इस पर जी एक तरह से असहमति उन्होंने जताई है। तो ये क्या किस तरह की पॉलिटिक्स है? ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स जो है उसी का एक हिस्सा भी है कि थोड़ा असहमति भी जताना है, थोड़ी असहमति भी दिखानी है। और ये जो बात कर रहे हैं ये इनकी जो पूरी बात है, तो उसमें पूरी बातचीत में आपको लगेगा कि बहुत एक लोकतांत्रिक ढंग से जो बातें रखी जाती है कि भारत विभिन्नताओं का देश है, अलग अलग धर्म और अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं अलग हैं। तो इस तरह की बातें कह करके ये मुझे लगता है कि इसको, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का ये यूसीसी जो है वो एक तरह से इस चुनाव का एक ये बनने जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक आप कह लीजिए। तो उसको लेकर के सवाल खड़ा करना ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। अभी तक मैं समझ रहा हूँ कि ये कहीं जाने वाले मुझे नहीं दिख रहे हैं, कहीं जाने वाले तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आप अगर इन दोनों मुद्दों को छोड़ दीजिए, हाजीपुर और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के महागठबंधन की बात करें, तो मुझे जो समझ में आया कि महागठबंधन को लेकर भी उनके सुर थोड़ा बदले हैं और धीमे मध्यम पड़ गए हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा कि पहले तो सिर्फ फोटो सेशन होता था, इस बार कुछ बातचीत भी हुई है तो देखना है फिर। लेकिन लगे हाथ उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो वो है जिन्होंने उनको, जिन लोगों ने आगे बढ़ाया, जिनके कंधे पर चढ़ कर आगे बढ़े, उनको उन्होंने धोखा दिया। उसमें शरद यादव, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस, उसमें दिग्विजय सिंह, तमाम तरह के लोगों का नाम उन्होंने लिया। तो एक तरह से नीतीश कुमार को वो ये पर अटैकिंग भी हैं, और उधर ये विपक्ष की जो मीटिंग हो रही है उसको लेकर के थोड़ा सुर भी बदला हुआ है। और ये बात तय है कि अभी वो एनडीए में है नहीं, टेक्निकली एनडीए के पार्ट वो नहीं है, क्योंकि उस समय ये घोषणा कर दी गई थी कि चिराग पासवान का एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। उनके चाचा एनडीए में चले गए थे पार्टी तोड़ करके सभी ये संसदों को लेकर के। हेमंत जी ये बताएं कि
जिस तरह से चिराग पासवान के सुर बदले हैं या बदले बदले नज़र आ रहे हैं, उन्होंने अपना जो छवि है दूसरे ढंग से पेश करने की कोशिश की है। आपने कहा कि वो दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं वो खुद तो दबाव में नहीं है? देखिए, उनके लिए एक तरह से एग्जिस्टेंस का सवाल है ये लोकसभा चुनाव, क्योंकि पिछला चुनाव जो हुआ था उसमें उनके पिता थे और उस समय अच्छी खासी बारगेनिंग हुई थी। 6 संसदीय सीटें मिली थी, एक राज्यसभा तो था ही, तो कुल मिलाकर के और उनको मंत्री पद भी मिला था रामविलास जी को। तो कुल मिलाकर के ये वो उस समय जो स्थिति थी वो तो स्थिति अब है नहीं। अब उनके पास वो जनपद के इलाके से बेदखल हो चुके हैं, यानी कि जो सत्ता का गलियारा है दिल्ली का उस इलाके में भी अब नहीं है, उनको वहाँ से बाहर कर दिया गया। तो ये जो चुनाव है, इस चुनाव में उनका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है चिराग पासवान का। तो इसलिए कुछ हासिल करने के लिए, क्योंकि अब तो अकेले बचे हुए हैं, बाकी लोग तो उधर हैं, तो वो तो क्या होगा इसका? अब कोई बीच का रास्ता चुना जाएगा क्या? चाचा भतीजे के बीच में कोई दोस्ती करवाई जाएगी? ये इस दिशा में ही बातें जा सकती हैं कि ये चाचा भतीजे के बीच में दोस्ती करवाने का भी एक फार्मूला हो सकता है कि ये दावेदारी ठोक रहे हैं, तब ये तय होगा कि ठीक है, आप दोनों में सहमति हो, उनको कहा जाए कि आप ये छोड़ दीजिए, इनको दे दीजिए, आप दूसरी जगह चले जाइए। प्रिंस राज को ड्रॉप किया जाए, कहा जाए कि आप अब 2 ही लोगों को मिलेगा, एक चिराग को मिलेगा, एक चाचा को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, और बाकी लोग जो हैं वो उनको बीजेपी टिकट देगी। ये भी हो सकता है, क्योंकि उसमें जितने लोग हैं उससे बीजेपी में जाने में किसी को हर्ज नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वैशाली संसदीय सीट की, तो वहाँ जो बीना देवी जो हैं वो बीजेपी में जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये चंदन जो है, जो नवादा से जो सांसद हैं, जो इनके भाई हैं सूरज भान के, तो उनको भी उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे कई नाम हैं जिनको जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि एक तालमेल कराने की भी आगे कवायद चलेगी। जैसे ही इन्होंने ये, मैंने कहा ना कि इन्होंने जो एक ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंका है, तो उसका जो रिएक्शन होता है उसके बाद तो ये बात तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि कल होकर के हम लोग को देखना रोचक होगा ये देखना कि कल क्या कहते हैं पशुपति कुमार पारस, उनका रिएक्शन देखने वाला होगा कि आखिरकार वो क्या कहते हैं। और मुझे लगता है कि चाचा भतीजे के बीच में ये एक समझौता कराने की भी कोशिश होगी, ताकि बात दोनों यूनाइटेडली एनडीए के लिए काम करे, प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करें। इस तरह आपने कहा कि जो चाचा भतीजा में मेल करवाया जाएगा और एक चाचा को और एक भतीजा को सीट मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग पासवान घबरा गए हैं और बीच का रास्ता तलाश रहे हों कि अगर जो है हमारे राम हमसे रूठ जाते हैं तो हम महागठबंधन की ओर भी रास्ता तलाश? मुझे लगता है कि चिराग आज की तारीख में अगर उनकी जाति विशेष को ही ले ले, अगर उनकी अपनी ही जाति को ले ले, पासवान लोगों को ले ले, तो चिराग पासवान की अपील ज़्यादा है पशुपति कुमार पारस के मुकाबले में। मैंने तो ये कहा भी है कि वो तो धीमी गति की समाचार की तरह है। वो उनकी चाल में भी, उनकी बोली में भी कोई तरंग आपको नहीं मिलेगा। तो वो बहुत अधिक इफेक्टिव नहीं है। नाम के अनुसार और बोली चाली के अनुसार चिराग ही इफेक्टिव हैं। तो उसमें किसको कौन तवज्जो देगा? उस समय चिराग को हैसियत बतानी थी, बता दिया गया। चिराग को कट टू साइज ला दिया गया कि आपके चाहने से ही सब कुछ नहीं होता, हमारे डोर कठपुतली की हमारे हाथ में है। ये बताने के लिए चिराग पासवान को तो पार्टी तहस नहस हो गई, सब कुछ हो गया। नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करके सब कुछ कर लिया गया उनका सामने। उस समय नीतीश कुमार एनडीए में थे, तो बात यह हुई कि एलजेपी टूटने की वजह बताया गया कि नीतीश कुमार ने तोड़वाया। लेकिन अगर नीतीश कुमार ही तोड़वाए होते तो आज की तारीख में सारे लोग तो इनके साथ होते, बिल्कुल इस गठबंधन में होते। पशुपति कुमार पारस इंक्लूडिंग बाकी जितने लोग हैं सब लोग इस गठबंधन में होते। तो इधर तो आए नहीं, तो वो भी इस्तेमाल किया गया। उनको टास्क दिया गया था ललन सिंह को और नीतीश कुमार को कि आप इनको तोड़वाइए, और वो तोड़ करके उसके बाद चले गए जहाँ जाना था, जिनके लिए काम करना था वहाँ काम कर रहे हैं। तो वो बीजेपी के लिए ही वो सब कुछ हुआ था। उसमें एक टूल के रूप में ये ललन सिंह काम कर रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इनके लिए, इनके द्वारा प्रायोजित होता, इनके द्वारा स्क्रिप्टेड होता, तो वो लोग इनके साथ होते, इस महागठबंधन के साथ होते। लेकिन सब लोग तो उधर चले गए। तो कुल मिलाकर ये है कि जो
कुछ चल रहा है उसमें ये तालमेल कराने की दिशा में ही मुझे लगता है कि आप बात आगे मुझे ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि आगे इसी तरह बात बढ़ेगी। तो राजनीति संभावनाओं का खेल कहा जाता है और इसमें धैर्य रखने होते हैं, तो जनता को भी धैर्य रखना होगा, दर्शकों को भी धैर्य रखना होगा और देखना होगा कि आगे आगे होता है क्या। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।